गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। मैं सुरेंद्र कुमार एससीओ एकेडमी के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप सब लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट, जो कि आपके सेमेस्टर 2 का पहला चैप्टर है। पहला यूनिट आपका मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट का है, जिसमें डिटरमिनेंट का पार्ट थोड़ा ज्यादा है, मैट्रिसेस का पार्ट थोड़ा कम है। लेकिन आपको मैट्रिसेस जो है शुरू से ही पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि उसमें इनवर्स पूछा गया है और इनवर्स पूछने के लिए आपको एडजॉइंट पता होना चाहिए। एडजॉइंट पता होने के लिए आपको कोफैक्टर्स पता होना चाहिए और कोफैक्टर्स पता होने के साथ साथ आपको उसका ट्रांसपोज के बारे में भी पता होना जरूरी है। तो एक काम करते हैं, जो आपका पिछला है या फिर मैं कहूं जो मैट्रिसेस का थोड़ा सा बेस रहता है, मैं एक बार उसको रिवाइज करा देता हूं और उसके साथ ही हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। तो एक बार आपका क्विक रिवीजन है और उसके बाद हम आज के सिलेबस पर आ जाएंगे। तो सबसे पहले देखते हैं इसकी डेफिनेशन क्या होती है। बात करते हैं आव्यूह। आव्यूह को आप इंग्लिश में मैट्रिक्स बोलेंगे। तो मैट्रिक्स के हम डेफिनेशन को देखते हैं क्या है। तो इन्होंने कहा आव्यूह संख्याओं या फलनों का आयताकार क्रमित सारणी है। मतलब अगर आपके पास कुछ डेटा है, यहाँ पर मैं इस टाइप से लिख देता हूं कि कहीं पर ए है, कहीं बी है, कहीं सी है, ई है, एफ है, डी है, इस टाइप से आपके पास कोई डेटा था। आपने क्या किया कि इस डेटा को वेल ऑर्गेनाइज फॉर्म में लिखा, मतलब आपने इसको सुव्यवस्थित तरीके से लिख दिया और इस टाइप से लिखा कि ये इसकी एक आयताकार शेप हो गई। मतलब आपने क्या किया, इस टाइप से एक ब्रैकेट लगाए, ठीक है ना। और आपने क्या किया कि इसमें से ए बी सी को यहां रखा और डी ई एफ को आपने यहां रख दिया। तो ये देखने में भी अच्छा लग रहा है और व्यवस्थित भी है। तो इस टाइप का जो भी अरेंजमेंट होगा उसको ही आप क्या कहेंगे, उसको आप कहेंगे मैट्रिक्स। तो जनरली हम इसको ए से रिप्रेजेंट कर दिया करते हैं, ठीक है ना। और ये जो है ए बी सी डी, इनको कहते हैं अवयव। आप देख ही पा रहे होंगे, डेफिनेशन लिखी हुई है। या फिर मैं इसको एलिमेंट्स कहूंगा, ठीक है। और एक चीज याद रखना, साथ ही साथ इसमें मैं एक चीज एक्सप्लेन और कर देना चाहता हूं। जो खड़े हैं इनको कहते हैं कॉलम या स्तंभ, ठीक है। मैं इनको कॉलम्स कहूंगा क्योंकि इनको कॉलम ही बोला जाएगा। और एक चीज और देखें कि आप जो लेटे हुए हैं इनको कहते हैं क्या, इनको कहते हैं पंक्ति। पंक्ति मतलब इसको कहते हैं रो, ठीक है। रो या पंक्ति, इसको क्या कहते हैं, स्तंभ, ठीक है। जैसा कि आपने लिखा कि यदि आपके पास mn संख्याएं हैं, चाहे वो वास्तविक हो या सम्मिश्र हो, रियल हो या कॉम्प्लेक्स हो, तो उसके समुच्चय के अवयव को n पंक्तियों और n स्तंभों के एक आयताकार क्रमित सारणी के रूप में विभाजित किया जाए तो इसे m क्रॉस n या m by n क्रम का आव्यूह कहते हैं, ठीक है। मेरे पास कितना था, 1 2 3 4 5 6 डेटा था। तो उसको मैंने क्या किया, मैंने इसमें कितने आप देखेंगे, जो खड़े वाले हैं उन्हें कहते हैं कॉलम और लेटे वाले रो। तो मैंने उसमें क्या किया कि मैंने उसको 2 रो और 3 कॉलम में व्यवस्थित कर दिया। तो मैं इसको क्या लिखूंगा, एक इसके पास छोटा सा 2 गुणे 3 जरूर लिखूंगा। ये क्या होता है इसके बारे में आपको अभी बताऊंगा। तो ये रिप्रेजेंट करता है, ये दर्शाता है कि आपके इस मैट्रिक्स में कितनी रो है। आपके पास 2 रो है और 3 कॉलम है, ठीक है। यहां से एक चीज निकल के आती है, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स मतलब कोई मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर क्या होगा, उसका क्रम क्या होगा, वो आप कैसे निकालेंगे, वो आपको आना चाहिए। मैंने आपको कहा कि आपके पास कितने थे, आपके पास 2 रो थे और 3 कॉलम थे, 3 आपके स्तंभ हैं, 2 आपकी पंक्तियां हैं। तो उसी की गुणा जो होती है ना, 2 गुणे 3, मतलब यहां पर हो गया मेरा पंक्ति। जो जितनी भी मेरी पंक्तियां हैं उनको अगर गुणा कर दूं मैं किससे, स्तंभों से, तो मुझे क्या मिल जाएगा, मुझे मिल जाएगा उसका ऑर्डर या उसका क्रम, ठीक है। ये मुझे मिल गया क्रम। इस आव्यूह का क्रम क्या होगा, 2 गुणे 3 होगा, ठीक है। 6 मत कर देना, आप सोचो कि इसकी गुणा कर दो, नहीं गुणा नहीं, बस इसको लिखने का एक तरीका होता है कि 2 इज मल्टीप्लाई बाय 3 या 2 बाय 3 जो है इस मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा। अगर मैं यहाँ पे देखूं तो मेरा क्या है, यहाँ पर एम मेरे क्या होंगे, एम मेरे यहाँ पर रोज होंगे और एन क्या है, एन मेरे कॉलम्स होंगे। जो पहले लिखा जाता है वो हमेशा आपका रो होगा और जो बाद में लिखा जाएगा वो आपका हमेशा कॉलम होगा।
तो ये आपके कॉलम्स होंगे। तो इन्होंने कहा कि आपके पास mn डाटा था, mn डाटा को आपने m पंक्तियों और n स्तंभों में व्यवस्थित कर दिया, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। ये जो है आपका एक जनरल मैट्रिक्स होता है, इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका यही है। और अगर मैं यहाँ से एक चीज देखूं कि इस टाइप से जाता जाऊं तो मुझे एक एलिमेंट यहाँ पे इस टाइप का मिलेगा कि मैंने बोला इसको आई जे, ठीक है, मतलब ith रो का jth कॉलम। रो में आप ith तक जाएंगे और कॉलम में आप jth तक जाएंगे, उन दोनों का जो क्रॉस सेक्शन पॉइंट होगा या फिर दोनों का प्रतिच्छेदन बिंदु होगा, वो वाला एलिमेंट आपका क्या होता है, वो आपका होता है जनरल एलिमेंट, रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब मैं यहां से ज्यादा और टाइम न लेते हुए आपको बस एक चीज और बताना चाहता हूं। जब भी मैं मैट्रिक्स के बारे में बात करूंगा, मैं आपको इस टाइप से लिखाऊंगा कि ए इज अ मैट्रिक्स, ठीक है, सच डेट ए आई जे कोई उसका एक एलिमेंट है और उसका ऑर्डर क्या है, एम क्रॉस एन। जितना भी आप लिखा हुआ देख रहे हैं वो सारा जो है उसको मैं इतने से में लिख सकता हूं। ठीक है, और आई और जे क्या है आपके, आई कॉमन जे जो है वो आपके बिलोंग करते हैं नेचुरल नंबर्स को, कोई भी आपके नेचुरल नंबर हो सकते हैं। ठीक है, तो आप इतना सबको छोटे से रूप में ए आई जे के रूप में लिख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं क्या है हमारा। बात करते हैं आव्यूह के प्रकार। एक चीज आगे चलने से पहले मैं आपको एक चीज और बता देना चाहता हूं। जैसा कि मैंने आपको लिखाया कि जनरल एलिमेंट जो है ए आई जे होता है और मैट्रिक्स का रिप्रेजेंटेशन इस टाइप से होता है। तो अगर मैं आपसे कहता हूं कि मैं 3x3 का मैट्रिक्स लिखना चाहता हूं, ठीक है ना, तो ए कोई एक मैट्रिक्स है ए आई जे और उसका ऑर्डर क्या है 3x3, तो मैं इसको इस टाइप से लिखूंगा कि A11 A12 A13 A21 A22 A23 और A31 A32 और A33, ठीक है ना, ये 23 है। इसको बंद कर दो, इस टाइप से बंद करके, और इसके सफिक्स में एक छोटा सा 3x3 लिख देना। क्यों? क्योंकि इसमें कितनी रो है आपको पता होना चाहिए। रो मतलब पंक्तियां, एक पंक्ति, दो पंक्ति और कितनी है, तीन पंक्ति। तो मैंने उसको पहले लिख दिया। ठीक है, वहीं मैं आपसे कहूंगा आप इसमें देखो कॉलम कितने हैं, खड़ी खड़े जो स्तंभ है वो कितने हैं, एक, दो और तीन। तो उनको मैंने यहां पर लिख दिया बाद में। ठीक है ना, तो ये आप समझ चुके होंगे, इतना मैं आपसे उम्मीद कर सकता हूं कि किसी भी मैट्रिक्स का क्रम क्या होता है, ऑर्डर क्या होता है, वो आप समझ चुके होंगे। अब हम बात करते हैं आव्यूह के प्रकार की। हालांकि इससे ज्यादा लेना देना तो आपका नहीं है, लेकिन एक छोटे से रूप में इसको देख सकते हैं। आव्यूह के प्रकार मतलब कई प्रकार के आपके आव्यूह होते हैं। तो पहला टाइप आपका क्या है, यह है आपका कॉलम मैट्रिक्स। ठीक है ना, कॉलम मैट्रिक्स कह रहे हैं यदि किसी आव्यूह में केवल एक ही स्तंभ हो तो ऐसे आव्यूह को आप स्तंभ आव्यूह कहेंगे। कहने का मतलब क्या है कि मैंने बोला कि आपके पास एक जनरल मैट्रिक्स है ए आई जे, और अभी अभी मैंने आपको बताया कि स्तंभ मैट्रिक्स में क्या, कि आपका सिर्फ एक कॉलम होना चाहिए और कॉलम आपका हमेशा बाद में लिखा जाता है, और ये कितने हो सकते हैं, रो आपके कितने भी ले लीजिए। बट क्या केस है कि भाई आपका जो स्तंभ है वो स्तंभ कितना होना चाहिए, वो स्तंभ आपका एक ही होना चाहिए। तो ऐसी कोई भी मैट्रिक्स जिसमें स्तंभ एक हो, रो कितनी भी हो पता नहीं, उससे कोई फर्क नहीं है, लेकिन कॉलम आपके पास सिर्फ एक होना चाहिए, तो ऐसी मैट्रिक्स आपकी कॉलम मैट्रिक्स होगी। जैसे मैं लिख के दिखाता हूं, ये 1,2 एक ही है। एक और लिख के दिखाता हूं 1 2 3 4, ठीक है, कॉलम एक है। इसका मैं अगर ऑर्डर लिखूं तो दो रो और एक कॉलम है। इसमें कितना है, इसमें चार रो और एक कॉलम है। यहां पर जैसे देख रहे हैं 1 2 3, तीन रो और एक कॉलम है, मतलब सब में एक एक कॉलम है। तो ऐसी मैट्रिक्स क्या होगी, आपकी कॉलम मैट्रिक्स होगी। दूसरा है पंक्ति मैट्रिक्स। पंक्ति मतलब पंक्ति आव्यूह, मतलब रो मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं। जैसे आपने कॉलम पढ़ा कि एक कॉलम, तो अब बात करेंगे सिर्फ एक पंक्ति की, कि उसमें सिर्फ और सिर्फ एक रो होनी चाहिए। मतलब कोई एक आईजे आपकी मैट्रिक्स है, लेकिन शर्त क्या है कि आपके पास रो सिर्फ एक होना चाहिए, तो इसका ऑर्डर हो जाएगा ए गुने एन। ठीक है ना, ये क्या है, ये है आपकी रो।
रो आपकी एक ही होना चाहिए। जैसे इन्होंने लिखा कि ए की वैल्यू क्या है कि 1 2 3 एक मैट्रिक्स है 1/3 ऑर्डर की। हो सकता है एक मैट्रिक्स ऐसे भी लिखी जा सकती है कि 1 2, तो ये भी आपकी एक रो मैट्रिक्स है। क्यों? इसका ऑर्डर लिखूंगा तो 1 गुणे 2 आएगा। मतलब मुझे मतलब है सिर्फ और सिर्फ इस पहले वाले एलिमेंट से। अगर इसका मान 1 है तो ऐसी सारी मैट्रिक्स आपकी क्या होंगी? वो आपकी रो मैट्रिक्स होती है। अब बात करते हैं क्षैतिज आव्यूह की। तो इन्होंने कहा जिस आव्यूह में पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से कम हो तो उसे क्षैतिज आव्यूह कहते हैं, मतलब हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल का मतलब क्या हो गया कि आपने देखा कि कोई एक मैट्रिक्स थी मेरे पास, ए आई जे टाइप एलिमेंट्स थे। अवयव को मैं एलिमेंट्स कहूंगा, याद रखना। अवयव को इंग्लिश में हम एलिमेंट्स कहते हैं। तो जिसका ऑर्डर क्या था? m क्रॉस n था। तो आपको लेटी लेटी बनानी है। इसका मतलब क्या हुआ कि आपके रोज कम हो और कॉलम्स ज्यादा हो। कहने का मतलब क्या हो गया कि आपकी n का मान हमेशा m से बड़ा हो। तो ऐसी कोई भी एक मैट्रिक्स जिसमें n का मान m से बड़ा है, या फिर आपके ये कॉलम्स जो हैं, कॉलम्स की संख्या रोज की संख्या से हमेशा ज्यादा होगी, तो ऐसी मैट्रिक्स आपकी हॉरिजॉन्टल कहलाएगी। जैसे इसमें देखते हैं 2 गुणे 4, इसमें रो कितने हैं? इसमें रो 2 हैं और कॉलम कितने हैं? कॉलम आपके पास 4 हैं। तो हम देखते हैं क्या कि हमारा कॉलम जो है वो बड़े हैं रो से, क्योंकि 4 2 से बड़ा होता है। तो ऐसी मैट्रिक्स क्या होगी आपकी? ये होगी आपकी क्षैतिज आव्यूह। ऐसे ही अगर मैं बात करता हूं ऊर्ध्वाधर की, ऊर्ध्वाधर मतलब वर्टिकल मैट्रिक्स। तो वर्टिकल में क्या? ठीक है ना, ऊर्ध्वाधर का मतलब होता है आपका वर्टिकल मैट्रिक्स। वर्टिकल में आपका जो रोज हैं वो ज्यादा होंगी कॉलम्स की तुलना में। तो मैंने बोला था कि आपका कोई m क्रॉस n मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर m क्रॉस n है, तो उसमें अगर आपके m की वैल्यू n से बड़ी हो जाए, मतलब रोज जो हैं वो आपके कॉलम्स से ज्यादा हो जाए, ठीक है। कॉलम्स मतलब स्तंभ, रो मतलब पंक्तियां, पंक्तियां ज्यादा हो कॉलम कम हो, तो ऐसी मैट्रिक्स क्या होगी आपकी? ऊर्ध्वाधर मैट्रिक्स होगी, या फिर कहूंगा वर्टिकल मैट्रिक्स होगी। जैसे आपने देखा कि मैंने एक 3/2 की एक मैट्रिक्स को लिख रखा है, मतलब इसमें रो कितनी है? इसमें रोज 3 है और कॉलम्स कितने हैं? कॉलम्स आपके 2 ही हैं, मतलब रोज आपकी ज्यादा है। तो ये सत्य है। ठीक है, वर्ग आव्यूह की बात करते हैं अपने नेक्स्ट। वर्ग आव्यूह, वर्ग आव्यूह मतलब जिसमें रो और कॉलम दोनों ही बराबर हो, m और n के मान बराबर होने चाहिए। कोई एक मैट्रिक्स लिखता हूं मैं, ए आई जे मैट्रिक्स, जिसका ऑर्डर m क्रॉस n है, तो उसमें रो और कॉलम बराबर हो। मतलब क्या हुआ? ये आपके स्तंभ हैं, जितने स्तंभ हो और उतने ही आपकी क्या हो? पंक्तियां हो। तो ऐसी मैट्रिक्स क्या होगी आपकी? ऐसी मैट्रिक्स आपकी वर्ग आव्यूह कहलाती है। ठीक है ना, पंक्तियां और स्तंभ अगर बराबर हैं तो ऐसा वर्ग आव्यूह आपका वर्ग आव्यूह कहलाता है। बात करते हैं विकर्ण आव्यूह की। तो इन्होंने कहा यदि किसी वर्ग आव्यूह में, मतलब जो आपका विकर्ण आव्यूह है वही वो आपका एक टाइप का वर्ग आव्यूह ही है। विकर्ण आव्यूह कैसा होगा? वर्ग आव्यूह होगा। विकर्ण आव्यूह को आप डायगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है ना, डायगोनल मैट्रिक्स। और वर्ग आव्यूह को आप स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। तो याद रखना कि आपका डायगोनल मैट्रिक्स विकर्ण आव्यूह भी एक टाइप का स्क्वायर मैट्रिक्स ही है। बस शर्त क्या है? कि शर्त ये है कि मेन डायगोनल जो आपका मुख्य विकर्ण होता है ये वाला, ठीक है ना, इस मुख्य विकर्ण को छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट आपके 0 0 होने चाहिए। ठीक है, यदि किसी वर्ग आव्यूह में मुख्य विकर्ण को छोड़कर सभी शेष अवयव शून्य हो तो ऐसे विकर्ण आव्यूह, तो उसे विकर्ण आव्यूह कहते हैं। तो मैंने लिखा कि कोई एक मेरे पास ए आई जे टाइप का एक मैट्रिक्स है, जनरल रिप्रेजेंटेशन होता है, जिसका ऑर्डर क्या है? m क्रॉस n है। m क्रॉस n, लेकिन याद रखना m और n की वैल्यू बराबर है। या फिर आप ऐसे लिख सकते हैं, कोई एक आव्यूह है आपके पास ए आई जे, जिसका ऑर्डर क्या है? m क्रॉस m है। अब ये बराबर भी है, तो आपको ये याद रखने की जरूरत
नहीं पड़ेगी। तो इसमें शर्त क्या है? शर्त ये है कि ए आई जे की वैल्यू जो है वो 0 होगी, लेकिन कब? जब आई और जे आपके इक्वल नहीं होंगे। मतलब मैंने आपको एक मैट्रिक्स लिख के दिखाया था। मैंने बोला था कि क्या था? A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। मैंने एक मैट्रिक्स आपको 3 by 3 की लिखकर दिखाई थी शुरू में ही। तो आप एक चीज यहां से ये देखें, मैंने बोला आई और जे की वैल्यू एक ना बराबर ना हो, मतलब आई की वैल्यू 1 हो जाए, जे की वैल्यू 2 हो जाए, मतलब 1, 2। तो ये सारे एलिमेंट्स कैसे होंगे? ठीक है, मतलब क्या हुआ? अगर ए आई जे, ठीक है, आई मतलब ith रो, जे मतलब jth कॉलम। तो मतलब मैं बात कर रहा हूं पहले रो और दूसरे कॉलम, पहला रो और दूसरे कॉलम, मतलब इसकी बात कर रहा हूं। तो इसका मान क्या होगा? 0। ऐसे ही मैं कह रहा हूं 1 और 3, आई की वैल्यू 1 ली, जे की वैल्यू 3 ले ली, तो मेरा एलिमेंट क्या हो गया? मेरा एलिमेंट हो जाएगा A13। तो इसका मान भी क्या होगा? 0। ठीक है, ऐसे ही आप देखेंगे कि आई और जे की अलग अलग मान रखने पर आपको अलग अलग एलिमेंट मिलेंगे। तो आप देखेंगे सारे एलिमेंट्स उसके अलग अलग होंगे, सिवाय किसके? सिवाय A11, A22 और A33। ठीक है, बाकी सारे एलिमेंट्स क्या होंगे आपके? बाकी सारे एलिमेंट्स आपके 0 होंगे। तो ऐसी मैट्रिक्स आपकी क्या होगी? ऐसी आपकी मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स होगी या विकर्ण आव्यूह होगा। अब हम बात करते हैं अदिश आव्यूह के बारे में। अदिश आव्यूह मतलब स्केलर मैट्रिक्स। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है ये। तो अगर मैं बात करूं स्केलर मैट्रिक्स के बारे में, अदिश आव्यूह के बारे में, तो ये भी आपकी एक विकर्ण आव्यूह ही होता है, या मैं कहूं आपका डायगोनल मैट्रिक्स होती है। और डायगोनल मैट्रिक्स आपकी स्क्वायर मैट्रिक्स होती है, इसलिए मैं कह सकता हूं कि आपका अदिश आव्यूह जो होता है वो भी एक वर्ग आव्यूह का ही प्रकार होता है। तो इन्होंने कहा कि ये कोई विकर्ण आव्यूह आपके पास है, और एक शर्त है कि इस विकर्ण आव्यूह के विकर्ण के सारे जो एलिमेंट हैं वो आपके कैसे हैं? वो आपके एलिमेंट समान होने चाहिए, मतलब सेम होने चाहिए। तो ऐसा आपका जो विकर्ण आव्यूह होगा वो क्या हो जाएगा? आपका अदिश आव्यूह होगा। मतलब क्या हुआ? मैंने आपके सामने ऊपर डायगोनल मैट्रिक्स को लिखा था, विकर्ण आव्यूह को लिखा था, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, जिसके एलिमेंट थे A11, A22, A33। अब मैं इनकी वैल्यू को चूज कर लूं कि एक ही जगह पे रख दूं, सिर्फ मैं यहां पर रख देता हूं 2, इसको 0, इसको 0, इसको 0, इसकी जगह पे भी 2, इसको 0, इसको 0, इसको 0 और इसकी जगह पे भी 2। क्यों? इन्होंने कहा कि विकर्ण के सभी अवयव कैसे होने चाहिए? विकर्ण के सभी अवयव आपके समान होने चाहिए। तो मैंने समान कर दिए। ठीक है, तो ये डायगोनल मैट्रिक्स भी है, लेकिन इसके सारे एलिमेंट समान है। तो ये आपकी कैसी हो गई? अदिश मैट्रिक्स हो गई। ठीक है, याद रखना मैं इसे क्या कहूंगा? मैं इसको कहूंगा स्केलर मैट्रिक्स। ठीक है, अदिश आव्यूह। ठीक है, और ये एक टाइप का क्या है? ये आपका एक डायगोनल मैट्रिक्स है, याद रखना। तो मैं आपको यहां पर एक चीज दिखाना चाहता हूं कि आपका जो डायगोनल मैट्रिक्स होता है, डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है, स्केलर मैट्रिक्स और आपको स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, तो स्केलर मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होती है, डायगोनल मैट्रिक्स आपका क्या होता है? डायगोनल मैट्रिक्स आपका स्केलर मैट्रिक्स हो सकता है, लेकिन डायगोनल मैट्रिक्स आपका स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। ठीक है, तो डायगोनल भी इसकी स्क्वायर है, स्केलर भी आपका स्क्वायर है। इन दोनों में क्या है आप वो देख लीजिएगा। डायगोनल को स्केलर कह सकते हैं या नहीं कह सकते हैं, बट स्केलर को आप डायगोनल मैट्रिक्स कह सकते हैं। ठीक है, स्केलर आपका डायगोनल हो सकता है, पर डायगोनल मैट्रिक्स आपका स्केलर नहीं हो सकता। कैसे? एक एग्जांपल की हेल्प से मैं आपको भी समझाता हूं। मैंने एक डायगोनल मैट्रिक्स ली,
1, ठीक है, 0, 0 और 2। ये क्या है आपका डायगोनल मैट्रिक्स। तो मैं क्या इसको स्केलर कह सकता हूं? जी नहीं कह सकता। तो मैं डायगोनल को स्केलर नहीं कह सकता, याद रखना। अब मैं एक स्केलर मैट्रिक्स लेता हूं 2, 0, 0, 2, ठीक है। तो मैं इसको डायगोनल मैट्रिक्स कह सकता हूं? जी बिल्कुल कह सकता हूं। क्यों? क्योंकि डायगोनल को छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट क्या है आपके? जीरो है। ये भी जीरो है और ये भी जीरो है। तो ऐसे सारे मैट्रिक्स क्या होते हैं? डायगोनल मैट्रिक्स होते हैं। तो मैं स्केलर मैट्रिक्स को डायगोनल मैट्रिक्स कह सकता हूं, याद रखिएगा। ठीक है। और भी कई टाइप के आपके सामने ये आप व्यू दे रखे हैं, आप चाहो तो इसको पढ़ लीजिएगा, लेकिन ये इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अब यहां से हम आगे चलते हैं और बात करते हैं अपने ऑपरेशंस की। ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस, ठीक है। ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है। आपने देखा होगा कि a प्लस बी फाइंड आउट किया जाता है और b प्लस ए भी निकाला जाता है, तो इनके मान बराबर होते हैं, याद रखिएगा। दूसरा कि ए बी की मान जो है a गुणे बी जो है वो आपके b गुणे ए के इक्वल नहीं होता। तीसरा, ठीक है, मैं सारी चीजें आपको शॉर्ट में बता दे रहा हूं, बाकी आप यहां से पढ़ सकते हैं। एक प्रॉपर्टी ये रहती है ए बी प्लस सी इक्वल होता है किस चीज के? ए बी प्लस ए सी। इसको कहते हैं, ये होती है आपकी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक है। चौथा, ए प्लस बी प्लस सी इस टाइप से लिखें, या ए प्लस बी प्लस सी इस टाइप से लिखें, बराबर होते हैं। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है। तो जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि a प्लस बी अगर मुझे फाइंड आउट करना है तो मैं फाइंड आउट कैसे करूंगा, निकालूंगा कैसे? तो मैंने आपके सामने एक a 1 2 3 4 एक मैट्रिक्स a रखी है, एक b मैट्रिक्स ले रखी है 4 5 6 7। मुझे a प्लस बी फाइंड आउट करना है, तो याद रखना पहले वाला पहले के साथ जुड़ जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा? दूसरा एलिमेंट है वो दूसरे एलिमेंट के साथ जुड़ जाएगा, ठीक है। इसके बाद क्या होगा? जो तीसरा एलिमेंट है वो तीसरे एलिमेंट के साथ जुड़ जाएगा, और जो बचा चौथा वो चौथे के साथ जुड़ जाएगा। तो इस टाइप से हम a प्लस बी और b प्लस ए को निकालते हैं। ऐसे ही यहाँ पे a माइनस बी की हम बात करें तो a माइनस बी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। तो एक्चुअली a माइनस बी को हम इस टाइप से भी बोल सकते हैं कि हमने क्या किया, a में b का नेगेटिव को जोड़ दिया, ठीक है ना। a में b के नेगेटिव को जोड़ दिया, हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं। अब हम इसको निकालते कैसे हैं वो इंपॉर्टेंट है, आइए देखते हैं। मैंने आपके सामने दो मैट्रिक्स ले रखी हैं ए और बी, जिसके एलिमेंट्स आप देख पा रहे हैं इस टाइप से दे रखे हैं। तो क्या कह रहे हैं ये कि मुझे a माइनस बी निकालना है, तो मैं क्या करूंगा? a माइनस बी निकालने के लिए पहले एलिमेंट्स में से पहला एलिमेंट घटा दूंगा, ऐसे ही दूसरे में से दूसरा एलिमेंट घटा दूंगा, और तीसरे एलिमेंट्स में से तीसरा एलिमेंट घटा दूंगा। यही काम सारे एलिमेंट्स का करते जाऊंगा, जितने भी एलिमेंट्स हैं उसके अनुसार इसको करता जाऊंगा। तो मुझे क्या मिलेगा? मुझे मिलेगा a माइनस बी। अब यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट है वो मेरी बात सुनिए कि a माइनस बी का जो मान होगा वो b माइनस ए के इक्वल नहीं होगा। लेकिन ऊपर देखा कि a प्लस बी और b प्लस ए दोनों इक्वल थे, ठीक है। इसे क्या कहते हैं? इसको कहते हैं योग का क्रम विनिमय नियम, ठीक है। तो इतना हिंदी लिखना ना तो आपके लिए अच्छा है और ना मेरे लिए अच्छा है, क्योंकि आप जो कोर्स कर रहे हैं उसमें आपका एक पेपर है कम्युनिकेशन इन इंग्लिश, ठीक है। तो इतनी इंग्लिश आपको आना जरूरी है कि आप जिससे इस मैथमेटिक्स को एटलीस्ट इंग्लिश में कर सके। तो योग का क्रम विनिमय नियम कहूं या मैं कहूं यहां से
कि कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन। कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन, ठीक है ना। ऐसे ही यहाँ पर ए बी और बी ए के मान इक्वल नहीं है। आपने देखा कि सिर्फ और सिर्फ ए बी, ए प्लस बी और बी प्लस ए के मान आपस में इक्वल हैं, चाहे ए में बी को जोड़ो या बी में ए को जोड़ो, लेकिन उसकी गुणा और उसका घटाना ये दोनों आपस में इक्वल नहीं होते। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं हम नॉट कम्यूटेटिव। ठीक है, ऐसे ही घटाने को भी क्या कहते हैं? नॉट कम्यूटेटिव। नॉट कम्यूटेटिव। अभी अभी मैंने आपको जो कुछ भी शॉर्ट में बताया उस सभी को मैंने यहाँ पर लिख रखा है, आप चाहो तो इसको पढ़ सकते हैं। जैसे कि पहला था कि एक ही क्रम के अवयवों को जोड़े या घटाए जा सकते हैं। मतलब कि अगर मेरे पास 2x2 ऑर्डर के दो मैट्रिक्स हैं, तो ए भी मेरे पास अगर 2x2 का है, बी भी मेरा 2x2 का है, तो ही मैं इसको क्या कर सकता हूं, सॉरी 2x2, तो ही मैं यहां से a प्लस बी या a माइनस बी फाइंड आउट कर सकता हूं। अगर ये किसी और ऑर्डर के हैं, अलग अलग ऑर्डर के हैं, तो मैं फाइंड आउट नहीं कर सकता। ये मेरा पहला नियम कहता है। दूसरा नियम क्या कि a प्लस बी का मान b प्लस ए के इक्वल होगा, जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि a प्लस बी किसके इक्वल था? ये इक्वल था b प्लस ए के। मतलब अवयवों का योग जो है क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। ऐसे ही तीसरी बात करता हूं कि a प्लस बी प्लस सी एसोसिएटिव लॉ, सहचार्य नियम कहते हैं इसको। तो a प्लस बी प्लस सी, अब a प्लस पहले b प्लस सी को जोड़ के फिर a जोड़ दो, या फिर पहले a प्लस बी को जोड़ के उसके बाद उसमें c को जोड़ दो, बात एक ही है। कान इधर से पकड़ो या कान उधर से पकड़ो। तो क्या है कि योग अवयवों का योग है वो सहचार्य नियम का पालन करता है। ऐसे ही इसमें हम आगे अपने फोर्थ पॉइंट की बात करते हैं कि अगर मेरे पास कोई एक 1 2 3 4 कोई एक 2x2 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स है, अगर मैं उसमें 2x2 मतलब सेम ऑर्डर का कोई एक जीरो या नल मैट्रिक्स या फिर मैं रिक्त समूह, रिक्त अवयव को जोड़ूं, तो उसका मान किसके इक्वल होगा? उसका मान ए के ही इक्वल होगा। क्योंकि जीरो को कुछ जोड़ो या मत जोड़ो, घटाओ या मत घटाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो वही इन्होंने लिखा है कि a प्लस जीरो या फिर a प्लस ओ कहूंगा, ओ मतलब नल मैट्रिक्स मतलब रिक्त अवयव, इसका मान किसके इक्वल होगा? जीरो प्लस ए के या ओ प्लस ए के, और मान इक्वल होगा ए के। ठीक है, अब मैं बात करता हूं अवयव के गुणनफल की। अवयव का गुणनफल काफी इंपॉर्टेंट है और ये सोचने वाली बात है। कैसे? मैंने बोला कि मेरे पास दो अवयव हैं, एक अवयव क्या है? एक अवयव ए है, ए आई जे। ठीक है, इसका ऑर्डर क्या है? m क्रॉस n है। ऐसे ही मेरे पास एक बी अवयव है, बी आई जे, इसका ऑर्डर क्या है? n क्रॉस r ले लेता हूं। ठीक है, तो यहां से मेरी एक बात आप याद रखना कि अगर आपसे कोई कहे कि आप ए बी फाइंड आउट करो, तो ए बी फाइंड आउट करने के लिए या ए बी का मान निकालने के लिए पहले ये तो देख लो क्या ए बी निकल भी रहा है। ठीक है, वो कैसे चेक करते हैं? तो वो चेक करने का तरीका ये है कि इसका जो आखिरी वाला है और इसका जो पहला वाला है वो सेम होना चाहिए। अगर सेम है तभी आपका ए क्रॉस भी निकलेगा, और उसका जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा? चलो एलिमेंट तो इस टाइप के हो जाएंगे कि ए आई जे और बी आई जे टाइप के एलिमेंट्स हो जाएंगे, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए। और उसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? जो बचा, इसका पहला और इसका आखिरी है, वो आपका ऑर्डर हो जाएगा। मतलब जो आपका सेम था उसको आप हटा दो। ठीक है, यही एग्जांपल में मैं आपसे कहता हूं कि आप ए बी नहीं, आप बी ए फाइंड आउट करो, बी ए का मान निकालो। तो सबसे पहले चेक करो कि बी ए निकल भी सकता है। वो कैसे करेंगे? बी का मान पहले देखो क्या है, ऑर्डर देखना होता है। तो बी का ऑर्डर है एन क्रॉस आर। ठीक है, अब देखो ए का ऑर्डर क्या है? जो पहले है उसका ऑर्डर पहले लिखा जाएगा, जो बाद में है उसका ऑर्डर बाद में लिखा जाएगा। ए मेरा बाद में है तो ए का ऑर्डर में लिखूंगा बाद में, तो लिखूंगा m क्रॉस n। यहां पर ए भी पहले था, मतलब ए पहले था तो मैंने ए का ऑर्डर लिखा,
M क्रॉस N और उसके बाद लिखा N क्रॉस R मतलब B का ऑर्डर। मैंने देखा कि ये दोनों सेम है तो इन दोनों को मैंने हटा दिया, जो बचा उसको मैंने ऑर्डर लिख लिया, मतलब मेरा ए बी निकलेगा 110%। अब मैं बी ए की बात करता हूं तो मैं देखता हूं इसका आखिरी और इसका पहला अलग अलग है, सेम नहीं है, तो मेरा बी ए नहीं निकलेगा। तो मैं लिख दूंगा क्या, बी ए डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, या बी ए अस्तित्व में नहीं है। ठीक है, ये तरीका होता है पहचानने का, क्या ए बी और बी ए निकल भी रहे हैं, तो उसका बताता है ऑर्डर। ऑर्डर मतलब क्रम। क्रम निर्धारित करता है कि आपका ए बी निकलेगा या बी ए निकलेगा या नहीं निकलेगा, तो वो आपका डिसाइड ए बी के क्रम से होगा। ठीक है, तो अब हम इसमें आगे बात करते हैं आपयु गुणन के गुण, मतलब प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस। तो मैंने कहा कि मेरे पास एबीसी 3 मैट्रिक्स हैं, तो आप एक काम करो कि पहले बी और सी की गुणा करके रख लो, उसके बाद उसमें ए की गुणा कर दो, या एक काम ये करो कि आप ए बी की गुणा पहले करके रख लो, उसके बाद उसमें सी से गुणा कर दो। बात एक ही है। इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं एसोसिएटिव लॉ। अब मैंने सहचार्य नियम आपको जोड़ का भी बताया था, योग का सहचार्य नियम ये था आपके पास। तो मैंने देखा कि जोड़ में मेरा सहचार्य नियम पालन होता है, जोड़ में तो सहचार्य नियम पालन होता है, लेकिन साथ ही साथ कि मेरा गुणा में भी सहचार्य नियम का पालन होता है, जैसा कि मैंने यहाँ पर लिख रखा है। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी या फिर मैं कहूं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को हिंदी में हम वितरण नियम भी कहते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर आपके पास इस टाइप से है कि एक मैट्रिक्स में दो मैट्रिक्स के जोड़ से गुणा करते हैं तो उसकी वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, ए बी प्लस ए सी के इक्वल हो जाती है। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। ठीक है, तो आपकी एक ये हो गया और एक ये हो गया। और किसी भी मैट्रिक्स में, ठीक है ना, किसी भी मैट्रिक्स में या किसी भी आव्यूह में आई, आई का मतलब होता है आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स मतलब 1 0 0 1, एक ऐसी मैट्रिक्स या एक ऐसा आव्यूह जिसमें मेन डायगोनल या मुख्य विकर्ण को छोड़ के सारे एलिमेंट्स आपके जीरो होते हैं और मुख्य विकर्ण के अवयव जो है आपके 1 1 1 होते हैं, तो ऐसा आव्यूह आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स या फिर आपका इकाई आव्यूह कहलाता है। तो याद रखना a इंटू आई या i इंटू ए का मान a के ही इक्वल होगा। एक नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो पूछी जाती है कि इफ यदि ए बी का मान 0 है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसमें से a या b या फिर दोनों ही आपके 0 हो। मतलब दो नॉन जीरो मैट्रिसेस की, मतलब दो, अगर मेरे ए बी एक कैसी है, b, ये दोनों ही मेरे अशून्य सदिश हैं। अशून्य आव्यूह, सदिश की बात नहीं कर रहे हैं हम, यहाँ बात कर रहे हैं आव्यूह की। ठीक है, अशून्य आव्यूह है तो भी इनका गुणा जो है वो आपका 0 आ सकता है। ठीक है, तो ये जरूरी नहीं है कि ए बी का मान 0 है, इसका मतलब ये कतई नहीं है कि या तो ए 0 हो या बी 0 हो और या ए और बी दोनों ही 0 हो, ऐसा जरूरी नहीं है। क्यों, मैंने आपको बताया था कि दो अशून्य सदिशों, दो अशून्य आव्यूहों का भी गुणा जो है वो 0 आ सकता है। ठीक है, अब आपका मेन शुरू होता है सेमेस्टर 2 का, ये अब तक आपका रिवीजन था, तो इसको कल नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। आपका जो है ट्रांसपोज मैट्रिक्स आपके इनवर्स से रिलेटेड है, तो यहां से आपको समझाना जरूरी है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स लॉट।